हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले आपको इस वर्ड का पता होना चाहिए कि ये वर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये है क्या और इसका मतलब क्या है, और फिर इस टॉपिक को हम नेक्स्ट जो है स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ये जहन में रखना है कि जब भी आपने ये टॉपिक को एक्सप्लेन करना है या पेपर में आपने राइट करना है तो आपने इस टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहली आपकी हेडिंग हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जो नेक्स्ट आपकी हेडिंग हो वो हो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद ये डायग्राम आपने एक्सप्लेन करनी है और उसके बाद फिर होगी आपकी टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको एक्सप्लेन करके फिर आपने ये डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। तो अभी हम भी स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्सप्लेन करने से पहले मैंने जो कल वाला मेरा लेक्चर था वो था साइटोप्लाज्म के ऊपर कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। जब भी हम साइटोप्लाज्म को देखें, साइटो मीन सेल और प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। ऐसा फ्लूइड जो सेल के अंदर पाया जाए उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये मेरे पास एक सेल है जिसके बाहर ब्लू कलर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेंटर में रेड कलर का न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के नजदीक जो साइटोप्लाज्म है उसको बोलेंगे एंडोप्लाज्म, और इस न्यूक्लियस से दूर जो साइटोप्लाज्म है उसको बोलेंगे एक्टोसाइटोप्लाज्म। इसका मतलब यह हुआ कि जो न्यूक्लियस के नजदीक एंडोप्लाज्म है ना, इसी से ही कहीं ये जो आज का टॉपिक है वो रिलेट कर रहा है, क्योंकि टॉपिक का नेम भी एंडोप्लाज्मिक है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ चैनल्स। आपने मैट्रिक में या मैट्रिक में नहीं तो आप जो है इसी फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे 9 चैप्टर के अंदर रेटिकुलेट विनेशन। जब भी आप किसी भी लीफ को देखते हैं, हमारे पास ये एक लीफ मैंने बना दिया, इस लीफ के अंदर ऐसे वेन होती हैं, जाइलम और फ्लोएम की नालियां हैं, और ये ऐसे नेटवर्क सा बना रही होती हैं जिसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट विनेशन। तो जब भी हम साइटोप्लाज्म को देखें, साइटोप्लाज्म के अंदर जो एंडोप्लाज्म है उसके अंदर ये एक नेटवर्क बनाता है, और ये नेटवर्क बनाता चलता जाता है और बाहर जो मेम्ब्रेन है वहां तक ये नेटवर्क बना देता है, लेकिन प्रोमिनेंट पोर्शन इसका एंडोप्लाज्म में है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कि ऐसा नेटवर्क चैनल जो एंडोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है उसको हम बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन याद रखिए, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये जस्ट एंडोप्लाज्म के अंदर ही नहीं, ये एक्टोप्लाज्म के अंदर भी होता है, लेकिन ज्यादा प्रोमिनेंट कहां पे है? एंडोप्लाज्म के अंदर। अंडरस्टैंड जी। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। जब भी आप इंट्रोडक्शन की बात करें तो एक चीज क्लियर हो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बगैर आप इसको नहीं देख सकते। ठीक है, एक साइंटिस्ट था 1945 में, उसका नेम था पोर्टर। उसने फर्स्ट टाइम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर्ड किया और 1953 में इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेम दे दिया। ये है इसकी डिस्कवरी, और ये हुई थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मौजूदगी में। उसके बाद नेक्स्ट है नेटवर्क ऑफ चैनल। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि ये नेटवर्क ऑफ चैनल जो है ये एंडोप्लाज्म से स्टार्ट होता है और एक्टोप्लाज्म तक फैला हुआ है। मीन के न्यूक्लियस के बाहर ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है और सेल मेम्ब्रेन तक ये चैनल फैला हुआ है, जिसको मैंने ब्लू कलर की ऐसे लाइनों से शो किया हुआ है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन तक चलता जाता है, और ये वाइडली अपेयर है। ये हमें पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर नजर आता है। जब भी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेल ये है, 2 3 सेल इकट्ठे हैं, अगर हम उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखते हैं
तो देखने के बाद ये पूरा हमें एक चैनल नजर आएगा, पूरे सेल के अंदर एक थ्रेड की तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। इस सारे चैनल्स को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक चीज यहां पे याद रखिए, अगर आप ह्यूमन की बात करें तो हमारी बॉडी को जो शेप मिलती है वो मिलती है हमारे स्केलेटन से, हड्डियों से। प्लांट्स की बात करें उसको जो शेप मिलती है वो उसकी सेल वॉल की बेस पे। इसी तरह जब आप एक सेल लेवल पे बात करें तो सेल के अंदर भी स्केलेटन ढांचा मौजूद है जिसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। साइटो मीन सेल, स्केलेटन मीन ढांचा, सेल का ढांचा। अब वो जो साइटोस्केलेटन जो है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पार्टिसिपेट करता है। ये भी जो है सेल को शेप देता है, ये भी सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था मैकेनिकल सपोर्ट या साइटोस्केलेटन, मैंने साथ लिखा भी हुआ है ताकि आप जब इसको पढ़ें बुक में, ये जो पहला पैराग्राफ है उसके अंदर अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन किया गया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसका इंट्रोडक्शन। अंडरस्टैंड जी। तो इस डायग्राम के आपको तकरीबन क्लियर हो गया कि ये डायग्राम क्या है, उसमें कौन कौन से पार्ट हैं और वो कैसा है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, ज़्यादा प्रोमिनेंट पोर्शन कहाँ पे है, कम प्रोमिनेंट पोर्शन कहाँ पे है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब मैं चलता हूँ टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। लेकिन टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्सप्लेन करने से पहले आपको इस डायग्राम को क्लियर आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। ठीक है, देखें जी स्टूडेंट्स, इस तरह होता है कि जब भी आप सेल के स्ट्रक्चर्स को देखें, जरा गौर से इसको देखना है। जब आप सेल के स्ट्रक्चर्स को देखें, ये जो सेंटर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के बाहर ये जो रेड कलर की मेम्ब्रेन नजर आ रही है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये जो चैनल स्प्रेड हुआ है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इतने को हम यहां पे आगे जाके एलैबोरेट करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इस चैनल के एक साइड पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इस चैनल के दूसरे साइड पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मेरी बात को जरा गौर से सुनना है, समझ आ गई कि नहीं आई? ठीक है, इसको हमने मैग्नीफाई किया, मैग्निफिकेशन की, मतलब हाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मौजूदगी में हमने इसको देखा। जब यहां पे देखा तो मैंने आपको एक चीज बताई है कि इसकी एक साइड पे क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अगर आप इसको देखें तो इसके एक साइड पे ये रही रेड कलर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अंडरस्टैंड? मतलब कि इतना पोर्शन था ना, तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसकी ये जो रेड कलर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब मुझे ये बताएं कि इसकी एक साइड पे जो है वो तो बन गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इस साइड पे क्या बनेगी? शाबाश, सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन को मैं बना देता हूं ब्लू कलर से, ऐसे। ठीक हो गया। जब भी आप इसको देखें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नजदीक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे ब्लैक कलर के ग्रैन्यूल्स हैं जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। राइबो का मतलब ही ग्रैन्युलर है, सोम का मतलब होता है बॉडी। ऐसी ऑर्गेनेलिज जो ग्रैन्युलर हों, दानों की तरह की हों, उनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगला हिस्सा है, इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है। इसका मतलब फिर यह हुआ कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी दो तरह के पार्ट हैं। एक वो हैं जिसपे राइबोसोम्स हैं और एक वो है जिसपे राइबोसोम्स नहीं हैं। जिन पे स्टूडेंट राइबोसोम्स है ना, उसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिन पे राइबोसोम्स नहीं है उसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि रफ का मतलब ही अनइवन होता है, स्मूथ का मतलब है इवन। स्मूथ ऐसी प्लेन सरफेस को कहते हैं, रफ जो है वो जरा थोड़ी सी इर्रेगुलर सी होती है, तो उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब एक चीज और, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ और स्मूथ। रफ के ऊपर राइबोसोम्स अटैच हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि राइबोसोम्स स्मूथ के ऊपर क्यों नहीं अटैच, वो जस्ट रफ पे ही क्यों है? शाबाश। इसमें यह है कि राइबोसोम्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होने के लिए